Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari, where I am going to teach you about the economics, business studies and accounts for class 11th and 12th. So today we are starting with our new chapter in business study, that is planning, chapter number 4. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या, पहले ये जान लेते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट प्लानिंग कैसे की जाती है, प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है और कितने तरीके के प्लान होते हैं। देखा, और ये चैप्टर बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग होती क्या है? देखो, प्लानिंग में क्या होता है ना कि आप कोई भी ऐसा प्लान करते हो जिसको आप थिंक करते हो कि मैं ये प्लान क्यों कर रहा हूँ, किसके द्वारा होगा प्लान, किस लिए हो रहा है और उसको कौन करेगा। हम लोग ये सब पहले सोच के बैठते हैं कि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को है हम उसको टैकल कर सकें। जैसे कि अगर अभी मैं फ्यूचर के बारे में सोच के बैठूं कि मेरे को अपनी एक कंपनी खोलनी है, ठीक है, अब मुझे अपनी एक कंपनी जरूर खोलनी है, पर उसके बारे में मैं अगर पहले से सोच के बैठूंगा तो वो मेरे को ज़्यादा एडवांटेजेस देगा। जैसे अगर कोई बंदा है जिसने कोई प्लान ही नहीं बनाया कि उसको आगे करना क्या है, ठीक है, तो उसको क्या होगा और उसमें फ़र्क क्या होगा और मेरे में फ़र्क क्या होगा कि मैंने एक प्लान बना लिया, मैंने उसका प्रॉपर बजट बना लिया कि भाई मेरे को इतना पैसा सेव करके रखना है कि आगे चल के मुझे एक बिजनेस खोलना है, ठीक है, पर उस बंदे ने कोई प्लान नहीं बनाया, ना ही उसके पास कोई सेविंग्स बची। तो इसमें आगे कौन रहेगा? जिसने प्लानिंग की वो ज़्यादा आगे रहेगा। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है कि आप सब कुछ एडवांस में सोच के बैठते हैं। ठीक है, और हमेशा ये बात याद रखना कि जो प्लानिंग होती है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। ये नहीं कि प्लानिंग आप पास्ट की कैसे कर सकते हो, आप खुद ही सोचो, ना ही आप प्रेजेंट की कर सकते हो। प्लानिंग हमेशा आप फ्यूचर की करते हो। जैसे कि अभी आप 12th क्लास में हो, आप बोर्ड के बारे में सोचोगे कि मुझे बोर्ड में अभी इतने नंबर लाने, उसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे। स्ट्रैटेजी में आप एक प्लानिंग करोगे कि भाई मेरे को 5 चैप्टर 3 महीने में खत्म करने हैं। ठीक है, तो यही सब होता है प्लानिंग की डेफिनेशन में। ठीक है, तो आज डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्लानिंग क्या होता है? Planning can be defined as the thinking in advance what is to be done, when it is to be done and how it is to be done and by whom it is to be done। जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो किसके द्वारा होगा, कैसे होगा और उसको कौन करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन सब सिंपल वर्ड वी कैन से दैट प्लानिंग ब्राइड्स द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ठीक है, जैसे अभी मैंने क्या बताया, अगर मैंने बिजनेस खोलने का सोचा है तो मैं उसके लिए पहले एक प्लानिंग करूंगा ना भाई। अगर मैं प्लानिंग करूंगा तभी तो मैं उस जगह तक पहुंच पाऊंगा, वरना मैं उस जगह तक कैसे पहुंच सकता हूं जब मेरे पास कोई प्लानिंग ही नहीं होगी और मैंने कुछ सोचा ही नहीं होगा, ना ही मैंने बजट बना रखा है, ना ही मेरे पास सेविंग्स है, ना ही मेरे पास कुछ और, तब मैं अपने प्लान को अचीव नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके नेचर क्या है। देखो, हमेशा ये बात याद रखना कि जो आपकी प्लानिंग होती है ना वो एक ऑब्जेक्टिव पे काम करती है। ठीक है, आपका एक ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपका प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैसे? जैसे अगर मैंने मान लिया कि 12th क्लास में मुझे 95% स्कोर करना है, ठीक है, 95% स्कोर करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, उसके लिए मैं पहले प्लानिंग करूंगा। ठीक है, उसके लिए पहले मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है 95%। ठीक है, अब उसके बाद क्या रहेगा कि मैं उस पर प्लानिंग करूंगा, धीरे धीरे उसको डेवलप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि भाई मेरे को धीरे धीरे 5 चैप्टर अकाउंट्स के करने, फिर 5 चैप्टर बिजनेस स्टडीज के करने, फिर 5 चैप्टर इकोनॉमिक्स के करने। ठीक है, तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके एक प्लानिंग बनाऊंगा। अब मैंने प्लानिंग क्यों बनाई? क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे 12th क्लास में क्या करना है, 95% लाना है, तो ये कंट्रीब्यूट करता है पहले ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आपका प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा क्या आ जाता है? देखो, दूसरा यहाँ पे ये आ जाता है कि वो कंट्रीब्यूट करता है एक मैनेजमेंट को। ठीक है, और एक प्राइमरी फंक्शन भी कहलाता है। देखो, ये प्राइमरी फंक्शन कैसा, अभी ये सवाल आता है। देखो, प्राइमरी फंक्शन कैसे, अगर मैंने अभी आपको बोला कि प्लानिंग जो हमेशा होगी वो फ्यूचरिस्टिक होगी। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक एक प्लानिंग होती है। ठीक है, तो ये मेरे को बात बताओ, जब तक आप प्लानिंग ही नहीं करोगे, ठीक है, आप अगर प्लानिंग ही नहीं करते हो वहाँ पे, तो आप ये बताओ आप कोई भी आगे चल के डिसीजन कैसे ले सकते हो? उसके अलावा आपका कोई भी काम नहीं हो सकता, ना ही आप अपने बिजनेस को संभाल पाओगे, ना ही आप उसके अंदर अलग अलग काम कर पाओगे, जब प्लानिंग ही एक प्राइमरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स मतलब क्या? आपका फर्स्ट स्टेप। जैसे अगर आप कोई भी एग्जाम भी दे रहे हो तो आपका फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा? आपका होगा प्लानिंग करना। ठीक है, कि आप कैसे उसको प्लान कर रहे हो, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना वो बाद में आ जाता है। ठीक है, पहले होता है कि प्लानिंग करो, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, तीसरा आ जाता है अपना इसमें कि ये फ्यूचरिस्टिक होता है। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि हम हमेशा, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि हमें आगे चल के क्या काम करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आ जाता है ये परवेसिव होता है। परवेसिव मतलब ये होता है कि ये, देखो, हमारे पास 3 तरीके के मैनेजमेंट आते हैं, एक टॉप होते हैं, एक मिडल होते हैं और एक लोअर होते हैं। इन तीनों के बारे में मैं डिटेल में आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है,
तो देखो हमेशा ये नहीं होगा कि आपका टॉप लेवल मैनेजर्स ही हैं वही आपकी प्लानिंग कर रहे होंगे, ठीक है भाई। अगर ऐसा होने लग गया तो फिर मिडल और आखिरी वाले को तो कोई काम ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लानिंग होती है वो तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो या लोअर हो, ठीक है। टॉप तो आपको एक प्लानिंग करके ये बता देंगे कि हमको इस टारगेट तक अचीव करना है, फिर मैनेजर आपको धीरे धीरे अपने वर्कर्स को बताएंगे, फिर वर्कर्स सोचेंगे कि हम आपस में काम डिसाइड करते हैं, इतना आपको तब तक कंप्लीट कर लेना है टास्क में, ठीक है। ये बात आ जाती है। देखो अब मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये आता है प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बताया प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैंने जैसे कि वहां पे आपको पीछे बताया कि हम प्लानिंग को तभी कर, अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आपकी पक्का श्योरिटी से प्लानिंग हो ही नहीं सकती। आप खुद ही सोच के देखना कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं बना तो आप उसके बारे में सोचोगे क्या, उसके बारे में डिसीजन कैसे लोगे। कि अगर मेरा 12th में अगर मेरा 95% का जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो 95 पहले मैंने सोचा, वो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया, उसके बाद मैं प्लानिंग करूंगा ना भाई कि मुझे इस चैप्टर में इतना करके जाना है, इस चैप्टर में इतना करके जाना है, वो होता है, ठीक है। फिर प्राइमरी इज अ प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो प्राइमरी मैंने बता दिया कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन होता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन होता है, हमेशा याद रखना ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, इसीलिए इसको प्राइमरी फंक्शन बोला गया है, ठीक है। ये आ गया। देखो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, इट इज अ फर्स्ट टू परफॉर्म बाय द एवरी मैनेजर, नॉट अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूट। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इससे आगे आप कोई भी और स्टेप ले ही नहीं सकते, क्योंकि प्लानिंग ही फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। फिर परवेसिव का क्या मतलब होता है, देखो ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि आपके 3 तरह के मैनेजमेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया टॉप, मिडल और लोअर, ठीक है। उन तीनों को रजिस्ट कर दिया जाता है कि आपको पहले प्लानिंग करनी है और तीनों लेवल करते हैं, ठीक है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, मतलब कि आप हमेशा आगे के बारे में सोचोगे, ठीक है। ये नहीं कि आप पिछला सोच रहे हो, आपके कोई पिछले प्लान नहीं हुए, आप उसके बारे में सोच रहे हो। अरे भाई पीछे कैसे सोच सकते हो, आप पहले हमेशा आगे के बारे में प्लान बनाते हो ना कि भाई मेरे को आगे चल के इतना अचीव करना है, ये करना है, ठीक है। फिर प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। अब एक पॉइंट और आ जाता है कि प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या होता है, देखो प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस कैसे, जैसे अभी मान लो आपके बोर्ड के एग्जाम हो गए, ठीक है, और आपने 95 अचीव कर लिया, ठीक है। फिर आपके आएंगे जैसे जो कॉलेजेस के पेपर होते हैं, ठीक है, CUET, ठीक है, आपका वो पेपर आया तो आपका उसमें भी तो टारगेट रहेगा ना। तो आपने यहाँ पे प्लानिंग करनी छोड़ दी क्या, आपका 95 अचीव हो गया, भाई अब मैं घर में आराम से बैठा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट जो बना वो कौन बना, CUET बना, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपने क्या करना शुरू किया, प्लानिंग करना शुरू किया ना। धीरे धीरे आपने क्या करना शुरू किया, उसके बारे में प्लानिंग करना शुरू किया कि अब मैं CUET के बारे में पढ़ूंगा, उसका एक ऑब्जेक्टिव बनाया पहले CUET, ठीक है। उसके बारे में आपने धीरे धीरे प्लानिंग की कि मैं इतना पढ़ के जाऊंगा, GS भी थोड़ा पढ़ूंगा, ठीक है। तो यही होता है अपना प्लानिंग में। उसके बाद क्या आ जाता है, देखो इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस आ जाता है। इंपॉर्टेंस क्या होता है कि देखो प्लानिंग आपको हमेशा एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब वो डायरेक्शन कैसे आपको प्रोवाइड करता है मैं बताता हूँ। कि जैसे आपने मान लो कि 12th क्लास का एग्जांपल लेकर चलता हूँ, क्योंकि एक ही एग्जांपल लूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। देखिए आपने 95% का सोचा, ठीक है। तो आपने जब 95% का सोचा तो आपने एक प्लानिंग की प्रॉपर, ठीक है, कि भाई मुझे अकाउंट्स में 5 चैप्टर पढ़ के जाने, ठीक है। अकाउंट्स में 5 चैप्टर पढ़ के जाने, इकोनॉमिक्स में भी 5 चैप्टर अभी पढ़ूंगा, ठीक है। और कम से कम मेरे को ये 3 महीने में इतना अचीव कर लेना है, ठीक है। तो आपने एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई, ठीक है। उसके बारे में आपने धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू किया कि उनको कम से कम 15 चैप्टर 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेने, ठीक है। तो आपने क्या किया, प्रॉपर प्लानिंग किया, ठीक है। इससे आपको एडवांटेजेस क्या मिलेंगे कि भाई आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। देखा 3 महीने कंप्लीट हो गए, आपके हुए 5 चैप्टर कंप्लीट, ऐसा नहीं है ना। आपने क्या 15 का टारगेट बनाया, अगर 15 अचीव हो जाएंगे मतलब आपने अपने प्लानिंग को सक्सेसफुली किया और उसने आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या, देखो प्लानिंग conclude with the predetermination course of action. It provides the direction to the effects of employees planning, make clear what employees have to do, how to do, etc. ठीक है। हमेशा प्लानिंग आपको ये भी बता देगी ना, जैसे आपके यहाँ कोई इंप्लॉय भी काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या काम करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा होगा, प्लानिंग आपको ये भी बता देता है, ठीक है। तो प्लानिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। इसके प्लानिंग के प्रोसेस भी होते हैं, इसके लिमिटेशंस भी होते हैं। ऐसे बात नहीं है कि भाई आपको प्लानिंग से बस फायदा ही फायदा मिले, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। देखो अब अनसर्टेनिटी रिस्क कैसे आपका रिड्यूस कर सकता है, देखो आपने जैसे प्लानिंग किया कि आगे चल के अगर बाय चांस कंट्री में कोई स्ट्राइक हो जाती है, ठीक है, या फिर अभी कंट्री की सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है, क्या पता आगे चल के कोरोना वायरस आ सकता है, ठीक है। तो आप उसके लिए पहले से प्री डिटरमाइंड प्लानिंग करोगे, ठीक है, कि मैंने 3-4 प्लान एक साथ बना के रख दिए, ठीक है। क्या किया मैंने, 3-4 प्लान एक साथ बना के रख दिए,
ठीक है। और अगर आगे चल के अगर मुझे कमी पड़ी तो जो मेरे सेविंग्स में रखा हुआ है पैसा है उससे मैं अपने इंप्लॉइज की सैलरी दे सकता हूँ। अगर मैंने जिस बंदे ने ये बनाया वही आगे जाकर दे सकता है। देखो जैसे अगर मैं हूँ, ठीक है, मेरे साथ दो बंदे, एक बंदा ये और एक ये, ठीक। मान लो कि अगर मैंने प्लानिंग नहीं की, ठीक है, मैंने आगे चल के प्लानिंग नहीं की, तो अब अगर कोरोना वायरस बाय चांस आ गया, ठीक है, तो भाई मैं तो अपने इंप्लॉइज को सैलरी देने बराबर ही नहीं बचूंगा। भाई मैंने कोई प्लानिंग ही नहीं की और, ठीक है, और अचानक कोरोना वायरस आ गया, सब कुछ बंद हो गया, तो भाई मैं क्या कर पाऊंगा? मैं वहां पे कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि भाई मैंने स्टार्टिंग में कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। पर अगर ये बंदा है जिसने पूरी तरीके से प्लानिंग की थी, ठीक है, इसने कंट्रीब्यूट करने लग गया, भाई अब ये प्लानिंग कर रहा है कि चलो भाई मैं धीरे धीरे करके सारे स्टेप थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करूंगा, 5-5 लाख की सेविंग्स करूंगा, फिर धीरे जाकर जब आखिरी में इंप्लॉयज की सैलरी देने की बारी आएगी तो मैं कोरोना वायरस में चाहे लॉकडाउन भी लग जाए तभी मैं उनको इतना की 1 साल तक की सैलरी दे सकता हूँ, ठीक है। अभी ये बात आ जाती है, ठीक है। देखो, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। प्लानिंग मेक्स हेल्प द मैनेजर टू फेस द अनसर्टिनिटी बिकॉज प्लानर मेक एंड रफ एजम्पशन रिगार्डिंग टू द फ्यूचर बाय कीपिंग इन माइंड व्हाट ही हैज डन इन द पास्ट, ठीक है। अब पास्ट की बात कैसे आ गई यहाँ पे? देखो पास्ट की बात कैसे आ गई, मान लो कि इस बार कोरोना वायरस आया, ठीक है, अभी चला गया है, हाँ, ठीक है, तो अभी क्या रहेगा कि बहुत लोग ये सोचेंगे कि अभी हम प्लानिंग नहीं करते हैं। पर अगर जो बंदा प्लानिंग करेगा, जो एकदम स्मार्ट प्लानर है, तो वो अपने पिछले डिसीजन लेकर ही करेगा कि भाई पिछली बार कोरोना वायरस आया था तो मुझे इतने ज्यादा का लॉस हुआ, तो उसको मैं कवर आउट करने के लिए मैं एक ऐसा प्लान बना लेता हूँ जिसके बाद क्या होगा कि मैं उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। वो पहले पास एक्सपीरियंस देखेगा। अगर मान लो जैसे मैं अभी आपका ये लो 11th में मान लो आपके आए थे 65%, ठीक है, तो आपके जब 11th में 65% आए, अब आप चाहोगे ना, 12th में तो कोई 65% चाहेगा नहीं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे कि मैंने 11th में कौन सी गलतियां किया, मैं 5-6 महीने नहीं पढ़ा और पर इस बार मैं 5-6 महीने अगर पढ़ लिया तो मेरे आराम प्लस आ सकते हैं, ठीक है। तो यही सब प्लान हम आखिरी में जाकर बनाते हैं, ठीक है, यही सब प्लान जरूरी होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपके रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी को दूर कर पाएगा क्योंकि आपको पहले पास एक्सपीरियंस भी एकदम अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको पास एक्सपीरियंस ही नहीं पता, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो फिर आता क्या, प्लानिंग रिड्यूस दी ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्सेज। देखो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल रिसोर्सेज कैसे वो कम कर सकते हैं। अब इसमें क्या आता है ना कि मान लो आपको आगे चल के 5 एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है, और एक बंदा है, अब महाशय जी ने अपने कंपनी में 6 एम्प्लॉयज रख रखे, ठीक है, तो आगे चल के एक को तो निकालना पड़ेगा ही, ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा का भी वो पैसा दे रहा है उनको, ठीक है, और उसको चाहिए था 5 एम्प्लॉय काम करने के लिए, एक ऐसे खड़े होकर ऐसे करके मुंह देख रहा है। पर भाई अब क्या होगा ना भाई, फिर एक जो एक्स्ट्रा है उसको उसको भी पैसा देना पड़ेगा। पर अगर जिसने एक प्लानिंग की कि भाई मेरे को आगे चल के 5 ही मेंबर की जरूरत है, तो वो 5 बंदे अपने पास रखेगा और उन्हीं को आराम आराम से सैलरी दिया करेगा, 5 को। ना ही उसके पास ज्यादा सैलरी उसकी खर्च होगी, नहीं कुछ खर्च होगा, ठीक है। The organization plans are keeping in mind the requirement of all the department. The department's plans derived from the main organization plans. As a result, there will be coordination in different departments. ठीक है कि भाई अब वो प्रॉपर प्लान बना के चल रहा है कि आपको इतने चाहिए तो हम इतने देंगे। इनिशिएटिव आपको आइडिया दे देता है कि भाई अब एक प्रॉपर थिंकिंग चाहिए। कभी भी याद रखना कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हाई थिंकिंग की जरूरत होती है, ठीक है। ये नहीं कि आप कुछ भी सोच लिया और आपको वो हाई थिंकिंग नहीं, भाई उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है। अगर आप भी आज से अगर डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को 5 महीने तक इतना पढ़ना है, तो आप भी एक प्रॉपर थिंकिंग बना रहे हो ना भाई की अकाउंट्स में जैसे एनपीओ खत्म करूंगा, फिर उसके बाद पार्टनरशिप खत्म करूंगा, भाई आपने प्रॉपर एक थिंकिंग किया वहां पे, ठीक है, और वो आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो गए। अब उसके बाद आ जाते हैं कि लिमिटेशंस क्या होती है प्लानिंग की, ठीक है। लिमिटेशंस क्या होती है, देखो अब हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अगर आप कभी भी बिजनेस स्टडीज कर रहे हो तो आपको एक तरीके से नहीं लेकर चलना। और एक खासियत बताऊं, अगर आपको पेपर में लिखना है तो आपको प्रॉपरली एक ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जहां पे आपको लिमिटेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो प्लानिंग रेट टू रिजिडिटी, देखो अब जो आपकी इंपॉर्टेंस ही उसी में से लिमिटेशन निकाले। देखो रिजिडिटी मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर मैंने एक प्लान बना लिया, ठीक है, अगर मैंने एक प्लान बना लिया, हाँ, एक मैंने प्लानिंग कर ली कि भाई मुझे इतने टाइम बाद इतना अचीव करना है, हाँ, भाई बाय चांस कुछ हुआ, हाँ, और मैं जैसे मेरे को अगर डेंगू हो गया और मैं 1 मंथ तक क्या हो गया, मेरे को फीवर हो गया, भाई अब मेरा 1 मंथ तो चला गया खराब। भाई अब मैं उस प्लान को तो नहीं चेंज कर पाऊंगा ना भाई, अब इतना तो नहीं रहेगा क्योंकि मैंने आगे की, हमेशा याद रखना प्लानिंग आपके पीछे की तो हो नहीं रही है, आगे की हो रही है, ठीक है। तो कम से कम
आपको ये रहेगा प्लानिंग में कि आप प्रॉपर प्लान बनाए, जरूरी नहीं है कि आप उसको अचीव ही कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आ जाएगी जहाँ पे आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। अब देखो मान लो जैसे एक बंदा था, ठीक है, उसने 3 मंथ का प्लान बनाया था, ठीक है, भाई ने 2 महीने बहुत तेजी से पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, पर 1 मंथ के लिए वो क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया, ठीक है। अब बताओ अगर उसने 2 मंथ के लिए पढ़ाई के पर 1 मंथ बीमार पड़ गया तो उसके लिए तो प्लानिंग खराब ही हो गई, क्योंकि 3 मंथ में उसको सिलेबस, उसके 5 चैप्टर बचे थे पर वो 5 चैप्टर नहीं कर पाएगा, और ना ही उसने पिछले रिवीजन किए तो क्या पता वो भी भूल जाए। तो यही होता है कि प्लानिंग को आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो कि जहां पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब मैं ऐसे थोड़ा ना करूंगा भाई 3 महीने बाद मेरा पेपर ही है, अब भाई मैं आखिरी दिन थोड़ा ना करूंगा कि भाई मेरे को अगले साल के लिए इतना पढ़ना है, ऐसे थोड़े ना होगा ना। तो प्लानिंग एक ऐसी रिजिडिटी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो फ्यूचर में, अगर आपने एक बार प्लान बना लिया। देख, वंस अ प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी इन द पोजीशन टू चेंज देम। जो अभी मैंने बात बोली कि वो उस कंडीशन में नहीं होता कि उसको चेंज कर सके, ठीक है। By predetermined of the plans, the circumstances are to be changed may not bring a positive result in the organization। कुछ चीजें वो चेंज कर सकता है, पर भाई अब बताओ जिस बंदे ने ये सोचा था कि मैं 5 चैप्टर कंप्लीट कर पाऊंगा, मान लो अगर 2 कर भी लिया, भाई तभी भी उसके 3 तो बच गए ना, क्या पता 3 से ही पेपर आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है रिजिडिटी, और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादातर केसेस में नहीं देता है, और एक डायनेमिक कंडीशन में ये वर्क नहीं करता। अब देखो डायनेमिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे ये जानने वाली बात है, ठीक है। डायनेमिक कंडीशन का ये मतलब होता है कि कभी कभार कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे मैंने अभी प्लान बनाया, मेरे को अभी ये थोड़ी ना पता कि कोरोना वायरस आने वाला था, ठीक है। मैंने प्लानिंग बना दी कि भाई मेरा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, ठीक है, मैं 5 लाख का अपना शेयर बेचूंगा ही बेचूंगा, पर भाई कोरोना वायरस आ गया, सब कुछ ठप पड़ गया, ठीक है। मैंने तो 5 लाख का बना के चला था, और भाई मुझे बस 1 लाख का मैं शेयर बेच पाया। तो भाई अब मैंने प्लानिंग तो बढ़िया की थी, सब कुछ मैंने बढ़िया किया था कि प्लानिंग में आगे चल के मैं इतना कर दूंगा और मेरा हो भी जाता, पर अचानक से कोरोना वायरस आया और सब कुछ ठप पड़ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं ऐसी सिचुएशन में ही नहीं था कि मैं उसको चेंज कर सकूं। तो इसीलिए डायनेमिक का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट हम लोग का है जो हमेशा चेंज करता रहता है, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि भाई जो आज की सिचुएशन है वो भी 1 साल बाद वही रहे, क्या पता बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाए, क्या पता बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाए, क्या पता कुछ भी डेवलपमेंट ना हो, क्या पता और ज्यादा लॉसेस होने लग जाए। तो ये डायनेमिक का मतलब होता है कि बहुत सारे चेंजेस हमारे हर तरफ मार्केट में देखे जाते हैं, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी, दे आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है। टेक प्लेस इन द इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड लीगल। लीगल तो आपको पता ही है, जैसे लीगल क्या हुआ, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर आ गए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ कर दिया कि भाई 2 महीने के लिए दुकानें बंद रहेंगी, इनका बिजनेस नहीं चलेगा, यही सब, ठीक है। अब आता क्या, इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्रिएटिविटी इसलिए रिड्यूस कर देता है ना कि जब भी जैसे हमारे पास 3 तरह के मैनेजमेंट्स हैं, ठीक है, तो ज्यादातर क्या होता है कि टॉप लेवल जो मैनेजर्स लेते हैं डिसीजन, क्या पता उनके डिसीजन कभी कभार खराब निकले, और उससे बढ़िया एक जो लोअर लेवल पे बंदा बैठा हुआ है वो डिसीजन अच्छे ले। तो जरूरी नहीं है कि उनका ही डिसीजन, और इसी के कारण जो लोअर लेवल के बंदे होते हैं वो ज्यादा नहीं सोच पाते, ठीक है। क्रिएटिविटी तो चलो फर्स्ट वालों की डेवलप हो गई, पर भाई मेरे को तो मिडिल और लोअर की भी तो करनी है, मैं एक के बारे में तो ना सोच के चलूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और इसका पार्ट 2 मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है।